रेजिस्टिविटी। कभी रेजिस्टेंस में यदि रेजिस्टेंस भी पढ़ाया नहीं क्या, छोड़, ठीक है, डन विद दिस। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट, वो अब हम करने जा रहे हैं। मतलब हम लोग ये जो लॉ था J इज इक्वल टू ई बाय रो, यहाँ से हम लोग V इज इक्वल टू आई आर जो अपन ने पढ़ा हुआ है 10वीं में उस तक पहुँचेंगे, ठीक है। सो हियर वी गो। ये हमने अभी टू बिगिन विथ सिंपल चीज़ ले लेते, या सिंपल नहीं भी है तो हम इतना छोटा सा सेक्शन ले रहे कि वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये हम समझ चुके हैं कि यदि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रखी है तो कोई फ़ायदा नहीं है कोई ऊल जलूल क्रॉस सेक्शन लेने का, घूम फुर के क्रॉस सेक्शन तो इसके परपेंडिकुलर ही लेना आ ही जाएगा। तो लेट्स चूज अ क्रॉस सेक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू फील्ड। कुछ और लेके फिर जब वहीं आना है तो क्या फ़ायदा जब ऐसी मेहनत करने, राइट। तो अपन ने क्रॉस सेक्शन ले लिया ए एरिया का और इस लॉ को लिखना शुरू किया। एंड पहली चीज़ दैट वी रियलाइज इज कि जब एरिया वेक्टर ऐसे ही ले रहे हैं तो अपन को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न वो वेक्टर है, बट हमें वेक्टर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो अपन जे को सिंपली आई बाय ए लिख दे रहे, वी आर डूइंग अवे विद डायरेक्शन, क्योंकि अब जरूरत नहीं है एरिया वेक्टर तमीज से लिया है तो, राइट, इज इक्वल टू ई को हम लोग माइनस डेल वी बाय डेल एक्स लिख सकते हैं, राइट, वेयर डेल्टा एक्स इज दिस डिस्टेंस। Why we want to go for potential? Because potential is the easier quantity to manage, right, compared to field। जैसा अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सीखी है चीज कि फील्ड एक वेक्टर होता है, पोटेंशियल जो है इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, तो इट इज मच इजियर टू मैनेज फॉर क्वेश्चन सॉल्व, राइट। तो जहां तक हो सके हम लोग स्केलर्स में डील करना चाहेंगे इनटू रो, ऐसा छोटे से के लिए हो जाएगा, राइट। So delta V for small section would be I delta X रो बटे A, यही हो जाएगा। क्या हो गया? अच्छा फर्स्ट इक्वेशन में करा लेंगे, ठीक है, फाइनल तो सही है, ठीक है। Now if area is uniform throughout the length, we can write delta V is equals to minus IR, where R would be rho L by A. This is only true if area of cross section throughout the length is same. So now what do we see here is this, कि यदि हम करंट के अलॉन्ग चल रहे होंगे, राइट, कि इस दिशा में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, राइट, ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि हम फील्ड के अलॉन्ग चल रहे होंगे, करंट के अलॉन्ग चलना इज फील्ड के अलॉन्ग चलना, तो इसलिए जब हम डेल्टा वी का फॉर्मूला लिखते हैं शुड बी एक्चुअली माइनस आई आर, या फिर जब हम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे वी का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, इट इज ऑलवेज ड्रॉप। यदि हम रेजिस्टेंस के अंदर करंट के अलॉन्ग चले तो इतना पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। कंफर्टेबल है सब लोग? यदि एरिया वेरिएबल हुए तो फिर अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अपन ने कंडक्शन में 11th में ऐसे एक दो सवाल किए हुए हैं, तो वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, वो फिर अपन आपको सीधे दे देंगे, ट्राई करके आएंगे फिर देखेंगे, ठीक है। मुझे बड़े सी का टाइम वेस्ट है, अभी कोई मीनिंग नहीं है उसका। इज दिस ओके? कुछ पूछना है इसके अंदर? ये समझ में आ गया क्या किया? कई बार रेजिस्टेंस के लिए भी हम लोग सीधे सीधे यही वाली इक्वेशन लिख देते हैं। उसका लॉजिक ये होता है लिख देने का, सेम अल्फा रेजिस्टिविटी वाला ही कोफिशिएंट, ठीक है ना, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वही सेम, ठीक है। तो इतना सारी जगह नहीं, वहाँ कहाँ लिखूंगा। द रीजन इज कि आप बोलेंगे सर लेंथ और एरिया में भी तो चेंज हो रहा होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, तो वैसे भी बहुत कम होते हैं कंपेयर टू रेजिस्टिविटी, तो हम लोग उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसके चेंज को इग्नोर मार दें, नहीं तो गंदा सा कुछ बनेगा। इधर एक 1 प्लस अल्फा थर्मल वाला लेंथ वाला, इधर 2 अल्फा और वो एक अलग अल्फा, उनके साथ पिचड़ पिचड़ करके फिर लाना पड़ेगा, लेकिन वो अल्फा इतने छोटे होते हैं जनरली उसको इग्नोर मार के हम लोग सिर्फ रेजिस्टिविटी का अफेक्ट ही अकाउंट में लेते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि सिर्फ उसी का यूज़ करना होता है, बाकियों को लोग
इग्नोर मार। समझ में आई क्या बात? देखा जाए तो लेंथ और एरिया भी चेंज तो हुए होंगे, लेकिन उसका आप देखेंगे तो जनरली कम हो रहा होता है चेंज कंपेयर टू रेजिस्टिविटी। गॉट इट? कुछ पूछना है किसी को इसमें? सो पोटेंशियल ड्रॉप इज IR। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को चित्र में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट इट लाइक समथिंग लाइक दिस। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। कहीं पे भी अपन ने R बना दिया तो इसका मतलब ये है कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को हमने ऐसे दिखा दिया। इज दिस ओके? मान लीजिए इसमें ऐसे I करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो वी कैन ऑलवेज से कि VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 2 ओम, यहाँ मैंने बोल दिया 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना वोल्ट होगा? व्हाट इज वोल्टेज एट द अदर टर्मिनल? राइट व टर्मिनल। हाँ, पक्का? क्लियर है सबको? -10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप होना चाहिए, और 0 हम रैंडमली असाइन कर सकते, कोई रोक नहीं सकता हमें 0 असाइन करने से। कल से मैं उठा के बोल दूँ बताओ भाई यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो अब बताओ इधर कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट, क्योंकि अल्टीमेटली इधर का 10 वोल्ट इधर से कम होना है। जो भी आप रैंडमली इधर असाइन करोगे उससे 10 वोल्ट बढ़ा के यहाँ लिख दो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी प्रॉब्लम में ये लिख दिया, किसी में ये लिख दिया, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि अपन ने रेफरेंस 0 कहाँ लिया। राइट, तो सर्किट्स में अपन एक जगह रेफरेंस 0 ले सकते, 2-4 जगह नहीं ले सकते रेफरेंस 0 कि सर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। रेफरेंस ही तो है, एक जगह रेफरेंस होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2-4 ओरिजिन बनाते हो क्या? तो एक 0 बना सकते हैं, वैसे यहाँ पे एक जगह 0 लिख सकते हैं, बाकी जगह फिर उसके रिस्पेक्ट में आ जाए। इसमें 0 कहीं और लिखा होगा, हमें क्या? कंफर्टेबल है सब लोग इस चीज से? तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा होगा, कितना? IR। दैट इज द बेसिक इक्वेशन जिस पे हम लोग आगे सारी पढ़ाई करेंगे। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? जो भी रेजिस्टर इस लॉ को फॉलो करते होते हैं उनको हम कभी कभी ओमिक रेजिस्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि कभी कभी गिने चुने एक आध सवाल नॉन ओमिक के भी आ जाते हैं, जहां पे वो दे देगा आपको लॉ कि V इज इक्वल टू I² K इंटू समथिंग, पूरा होगा उसमें कुछ लफड़ा, हमें क्या मालूम। इज दिस ओके? तो जब भी ओमिक रेजिस्टर है तो ये और मेंशन नहीं कर रखा है, तो कुछ लोग दिमाग लगाए सर मेंशन नहीं कर रखा है तो मैं तो जबरदस्ती कुछ मानूंगा और सवाल सॉल्व नहीं करूंगा। लड़की, क्या नाम तेरा? हाँ गौरी, है ना? ऐसे ही करेगी तू? ऐसा करेगी? कुछ नहीं दे रखा है तो V इज इक्वल टू, वेरी गुड। अरे दिमाग लगाने का नहीं है कि लिखा तो है नहीं ओमिक, तो मैं तो जबरदस्ती, है ना? कोई लिखता नहीं है ओमिक, कोई लिखता नहीं है, लेकिन नॉन ओमिक लिख के जरूर देंगे, क्योंकि जनरल केस को कौन लिख के देगा। करेक्ट? थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। क्वालिटेटिवली मैं आप लोगों को समझा चुका एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे क्या लफड़ा चल रहा होता है। क्वांटिटिवली अभी तक नहीं समझाया था, तो क्वांटिटिवली अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टर में एनर्जी के हिसाब से क्या चल रहा होता है। ठीक है, शुरू करें। तो ये एक रेजिस्टर है, इसमें डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ जो चार्ज फ्लो के गया होगा दैट इज I डेल्टा टी, राइट? I डेल्टा टी चार्ज इस पॉइंट A से पॉइंट B पे फ्लो होके गया। एग्रीड और नॉट? बढ़ू मैं आगे? तो जो चार्ज फ्लो होके गया यहाँ से यहाँ तक, ये फील्ड के अलोंग गया था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे गया था। तो कोई चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, फील्ड के अलोंग जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो इट शुड हैव गेन्ड एनर्जी, इट शुड हैव गेन्ड VAB लिख देता हूं मैं, VAB का मतलब यही होगा, राइट? दिस इज VAB, राइट? इनटू I डेल्टा टी। इतनी एनर्जी इसे गेन कर लेनी चाहिए थी, बट हम देखते हैं कि इतनी एनर्जी गेन कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनको वेलोसिटी देती है, ये जाते हैं लैटिस से भिड़ते हैं,
और लूज कर जाते हैं। तो रादर देन सेइंग कि ये एनर्जी चार्ज ने गेन करी होगी, हम कहते हैं ये रेजिस्टर में हीट में कन्वर्ट होगी। इज दिस ओके? तो किस रेट से हीट जनरेट हो रही है रेजिस्टर में, dH/dt हम लिखना चाहें तो इस रेट से रेजिस्टर गर्म हो रहा होता होगा। इज दिस ओके? इसको सिंपली ऐसे भी लिख दे डेल्टा V इंटू आई, या सिंपली V इंटू आई भी लिखते, बट डेल्टा V लिखेंगे तो अच्छा रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ। ये जो इक्वेशन हम लोग निकाले हैं, ये इक्वेशन नॉन ओमिक रेजिस्टर के लिए भी ट्रू है, क्योंकि यदि आप देखें तो इसकी डेरिवेशन में हमने ओम्स लॉ का कोई यूज या किया है? नहीं किया, राइट? ओमिक या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, दिस इक्वेशन इज फंडामेंटली करेक्ट, क्योंकि इसमें हम लिखे ही कुछ नहीं, हम तो बोले भैया आई चार्ज पर यूनिट टाइम जा रहा है, डेल्टा V पोटेंशियल ड्रॉप, तो इतनी एनर्जी उसे गेन करनी चाहिए थी, वो गेन करता नहीं है, तो रेजिस्टर से भिड़ के लेड डिस्क को गर्म कर देता होगा, एंड दैट्स इट, राइट? यहाँ पे यदि हम ओम्स लॉ लगा दें तो बाय ओम्स लॉ ये कितना बन जाएगा dH/dt, या पावर हीट कितनी जनरेट हो रही पर यूनिट टाइम, I²R, डेल्टा V को याद रख देंगे तो I²R, जो अपना जाना पहचाना पुराना वाला फॉर्मूला है कि इतनी रेट से रेजिस्टेंस में हीट जनरेट हो रही होती है। So this brings us to end of understanding resistance. Now we'll be proceeding understanding the other element. There are only two elements in current electricity. One element is battery, other is resistance. So we are done with our journey of resistance. Now we'll be moving on to the journey of battery or EMF. और कुछ? All right then. So we will be talking about EMF and battery, electromotive force. ठीक है? हो सकता है आज थोड़ा इसको समझने में तकलीफ हो, बिकॉज अगेन वी विल बी टेलिंग यू ए स्टोरी, एंड स्टोरीज से थोड़ा दिमाग बनता है कि चलता क्या अंदर, लेकिन इट वुड बी सस्टेनिंग अस टिल द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम कोई भी चीज़ पढ़ाते तो ये सोच के नहीं कि यहाँ काम निकल जाए, फिर उसमें वही होता है जो रोटेशनल डायनामिक्स के साथ होता है कि पहले तो सब बढ़िया लगता है, एनर्जी मोमेंटम आते आते थोड़ी तकलीफ, और रिजिड बॉडी आते आते सब उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अपन ने पीछे की चीज़ें लॉजिकली बिना समझे सिर्फ शॉर्ट रन में समझने के लिए की होती है। ऐसा यहाँ पे होगा कि यदि आप शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम नहीं झेलेंगे, कि थोड़ा EMF समझने के लिए जो जोर लगेगा नहीं लगाएंगे, तो होगा ये कि फिर EMI जो JEE में पक्का आता है, जिसके ज़्यादा सवाल आते हैं, उसमें जब EMF फिर से आएगा फिर अपन कंफ्यूज से काम कर रहे होंगे। ठीक है? तो इसलिए हम इसको बिल्कुल रियल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सब कुछ आज समझ में नहीं आएगा, इट वुड टेक टाइम, बट धीरे धीरे आ जाएगा। ओके? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो नाम से लगता है कि न्यूटन में होगी इसकी यूनिट फोर्स, ऑलराइट? तो फिज़िक्स क्योंकि इंटेंशनली लोग मान के चलते थे कि समझदार लोग पढ़ेंगे, तो वो टेंशन ही लेते थे, फोर्स बोल के भी यूनिट वोल्ट में रख देते थे कि उनको पता था समझदार आदमी समझ जाएगा। ऑलराइट? बार बार मैं तो यही कहता हूँ, वो नहीं तो मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही चेंज कर दो यार, आज भी चेंज कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो उनकी भी इज्जत वाली बात है फिजिसिस्ट की, तो नहीं करते, चेंज कर तो सकते, है ना? तो इसको भी नाम कुछ और कर दे, इलेक्ट्रोमोटिव पोटेंशियल रख दे, अब वो रखे फोर्स तो रखे, कांट हेल्प दैट, राइट? है ना? तो नाम फोर्स ही है पर यूनिट वोल्ट है। ठीक है? तो ये क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में है कि इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट विच कॉजेस चार्ज सेपरेशन, राइट? इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट या नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस पे लगता है और चार्ज सेपरेशन कॉज करता है। इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट। फोर्स भी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि फोर्स कहने में फिर से पंगा हो जाएगा। सो बढ़े आगे। सो कैन यू थिंक ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on a charge?
force which is non-electrostatic but acts on charge carriers or charge particles. और कुछ? Yes? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो सकता है क्यू यू क्रॉस बी वाला, राइट? होता है मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट ऑन चार्जेस. वैसे तो पढ़ाया जाता था पहले ज़माने में 10वीं में, अपन तो खैर 10वीं भी ऐसे ही है कोई, राइट? तो मैग्नेटिक फोर्स लग सकते हैं चार्ज पे. एक और कोई? यस, सूडो फोर्स लग सकता है, इनर्शियल फोर्स या सूडो फोर्स. और एक फोर्स और लग सकता है, अब पता नहीं आप कितना समझ पाएंगे. I'll try. Ultimately all chemistry is based on electromagnetic forces, right? और क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की कहानी है, थोड़ी क्वांटम मैकेनिक्स मिला दीजिए उसके साथ, इलेक्ट्रॉन का असली नेचर डाल दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉन की असलियत, दैट सम्स अप द होल केमिस्ट्री एक्चुअली, राइट? हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं फिजिक्स पढ़ाते हुए, तो हम 10⁻⁻⁶ मीटर के ऊपर की कहानी को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. दैट डज नॉट मीन कि उसके ज़्यादा उससे छोटे पे जाते हैं तो जिसको हम केमिकल इंटरेक्शन कह रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन हम उसको जो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं उसमें काउंट नहीं करते. इट इज समथिंग लाइक दिस कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किस चीज़ का तो वहाँ पे रैंडम मोशन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बट वी डोंट कॉल इट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. थर्मल मोशन को पिक्चराइज करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती भी है वो, कि नहीं होती है? लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं तो इट मींस बायस्ड वाली, जो सबको एक साथ मिला के वेलोसिटी दी. यदि मैंने इस पेन को फेंका तो बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ाया तो नहीं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी दी. दोनों ही केस में काइनेटिक एनर्जी तो बड़ी है मॉलिक्यूल्स की, बट रैंडम वाली को बोलते हैं. उसी तरह से 1 माइक्रोमीटर के ऊपर के डिस्टेंसेस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. उसके नीचे की भी कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चलती है. तो एक्चुअली केमिकल फोर्सेस आर ऑल्सो इन अ वे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि वो भी उससे छोटे लेवल पे लग रहे होते हैं. ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात थोड़ी बहुत? तो ईएमएफ की कहानी पे वापस आऊं मैं. तो ये मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जहां पे हमने एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स जनरेट किया, विच में बी इनर्शियल फोर्सेस या सूडो फोर्सेस, विच में बी मैग्नेटिक फोर्सेस, और विच में बी सिंपली अपन ने कुछ ऐसा केमिकल का जुगाड़ कर दिया है जो मैं ईएमएफ या एफईएमएफ लिख देता हूं, जो ऐसा फोर्स लगा रहा है, which puts positive charge here and negative charge here. कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? Some force which is of non-electrostatic origin is acting and causing charge separation. ठीक है, जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, आई कैन गिव यू सिंपल एग्जाम्पल. एक रॉड को मान लीजिए मैं ए एक्सेलरेशन से लेके जा रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें सूडो फोर्स लेगा यदि मैं इसके फ्रेम में चला जाऊं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, हेंस इधर प्लस चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एंड यू हैव एन ईएमएफ. ओके, या मैग्नेटिज्म में भी क्या आ सकता है, ये सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक या केमिकल यूज होता है, ये यूज नहीं होता. अगेन वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल. ठीक है, क्या छोड़िए, ये बात समझ में आ गई. कोई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन ने अंदर किसी जुगाड़ से जनरेट कर लिया, उसने प्लस चार्ज को इधर धकेला, माइनस को एंड में इधर. दिस वुड मीन कि साथ में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी, और ये तब तक जनरेट होती रहेगी जब तक ये सेपरेशन तब तक चलता रहेगा जब बीच में मौजूद चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो ना हो जाए. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू यदि अपन एक कंडक्टर को किसी फील्ड में रख देते थे एक्सटर्नल में, बट वो ईएमएफ नहीं है,
क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी जिसने चार्ज सेपरेशन कॉज किया था। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो वहां पे नेट फील्ड जीरो हो जाती थी, यहां अंदर नेट फील्ड जीरो नहीं हुई है, क्योंकि ये सेपरेट करने वाला फोर्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। यू गेट माई पॉइंट? इट इज नॉट सेम एज कि अपन ने कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। हेलो, श्योर? ओके, बढ़ू मैं आगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। चार्ज इज सेपरेटेड एंड दिस इज बैलेंस्ड। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक? हाँ जी, वहाँ नेट फील्ड जीरो हो जाती थी क्योंकि एक्सटर्नल सेपरेट करती थी और इंटरनल कैंसिल कर देती थी। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो जीरो नहीं हो पा रही क्योंकि दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं थी। आप खुद ही कंफ्यूज होने के रास्ते ढूंढ रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। हाँ जी, बैलेंस ना कर ले, वही जैसा कंडक्टर में होता था, बस ओनली डिफरेंस इज वहां पे ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती थी और दूसरी जो होती थी वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक और फाइनली कैंसिल हो जाती थी। यहाँ फोर्स कैंसिल हो गया पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैंसिल नहीं हुई क्योंकि ओरिजिन इज नॉट। नेट फोर्स अंदर चार्जेस पे जीरो हो गया है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। वहां पे भी नेट फोर्स जीरो होता था पर वहां पे फील्ड भी जीरो हो जाती थी, एक्सटर्नल इंटरनल फील्ड कैंसिल हो जाती थी। यहाँ पे ईएमएफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स कैंसिल हो रहा है पर ये फील्ड है ही नहीं, ये तो कुछ और है। बढ़ू आगे। नाउ व्हाट वी डू इज दिस, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक मेटल के वायर से। ठीक है, कहानी यहां तक की, ऐसे एक मेटल के वायर से हमने कनेक्ट किया इसको। ठीक है, और यहां पे ऐसा केमिकल रखा हुआ है जो मेटल के कांटेक्ट आने में इलेक्ट्रॉन खाता है। कैसा केमिकल रखा हुआ है? जो मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन खाएगा। ठीक है, तो हियर वी गो। इसने एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक का मतलब इस पूरे इंटरफेस से इलेक्ट्रॉन्स खा ली। ओके, अब दो घटनाएं होंगी, एक इसके अंदर और एक इसके बाहर। पहले हम बाहर वाली कवर करते हैं क्योंकि वो अभी सीखी हुई है, फिर एंड में अंदर आएंगे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसको अपन ने बचपन में इस रूप में देखा था। ठीक है, सो हियर वी गो। इसने इलेक्ट्रॉन खाए तो यहां पे प्लस चार्ज जनरेट हो गया। उन्होंने एक ऐसी फील्ड क्रिएट कर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक। उस फील्ड ने पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन बुला लिए, उनको खा गया वो, और ये पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन खाना यहां से यहां तक चलता ही चला जाएगा क्योंकि उधर भी रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन देने की। तो इधर भी एक ऐसी फील्ड क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के क्रिएट होने से क्या होता है, पिछले 3 लेक्चर से वही पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, वही जे वेक्टर और वो सारी कहानी। राइट, सो फर्स्ट थिंग, जैसा एक सवाल इन्होंने पूछने का प्रयास किया था, दोनों ने मिलके 6 बार में सवाल पूछ पाए। राइट, दैट प्रूव्स माय पॉइंट विद डाउट। तो ये फील्ड यूनिवर्सली क्रिएट नहीं होती, लोकली क्रिएट हो रही है। नहीं तो सोचिए ये ऐसे कैसे घूम जाएगा। हम तार को कैसे भी घुमा लें, करंट तो फ्लो हो ही जाता है ना। उसने इसको छेड़ने से मना किया, इसको मैं कितना भी घुमाता, सॉरी और खुद ही को लग गया। इसको यदि मैं घुमा लूँ तो उसके करंट फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है। इसको मैं ऐसे मोड़ भी दूं तो भी करंट तो फ्लो हो ही रहा है ना, सीधा रख दूं तो भी हो रहा है। तो फील्ड इज क्रिएटिंग एक्चुअली लोकली। एंड नॉट ओनली दैट, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ नहीं पहुंचता है, तो फिर तो वो तो चलता मिलीमीटर पर सेकंड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर आता है मिलीमीटर पर सेकंड। तो अपन आज बटन दबाएंगे तो 10 दिन बाद लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन यदि पावर प्लांट से चल के यहाँ आएगा तो। नहीं सही है कि नहीं? वो तो इमीडिएटली आ जाता है क्योंकि पड़ोसी से लेता है। हाँ, यहाँ कहीं पे भी बीच में कट मार देंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा क्योंकि वो फील्ड आगे जनरेट नहीं हो पाएगी।
इसलिए फील्ड इज गेटिंग जनरेटेड लोकली, और वो अपन J इज इक्वल टू ई बाय रो जो पढ़ रहे थे वो लोकली सब जगह लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, और करंट इसमें एस्टेब्लिश हो जाता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। या स्पीड ऑफ लाइट। बढ़े आगे। बाहर की कहानी तो समझी हुई है अपन ने कि नहीं समझी हुई है? समझ में आ गया? तो वो जो मयंक ने और ये वो पूछ रहे थे कि उसमें कैसे चेंज होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, लोकली जो जो वेरिएशंस होंगे वो कर लेंगे मैनेज, हमें क्या सोचना, ठीक है? क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक सब जगह फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है, सिर्फ पड़ोसी के ऊपर कर रहा है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये वाला कहानी का हिस्सा सुना चुका हूँ यार मैं। अब ईएमएफ पे वापस आ जाते हैं। ओके, ऑलराइट, हियर वी गो। तो ये अरेंजमेंट है, इसमें हम लोग इस पूरे जुगाड़ को ऐसे दिखा देते हैं, बैटरी बोल देते हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको ई बोल देते हैं, राइट? 5 वोल्ट 10 वोल्ट जैसे कुछ भी ऐसे दिया, अपन ने कह दिया एक बैटरी है 10 वोल्ट की, तो इसका अर्थ ये है कि यदि यहाँ पर x है पोटेंशियल, तो यहाँ कितना होगा x प्लस। समझ में आई क्या बात? ऐसा नहीं कि यहाँ 0 होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यदि मैंने बोल दिया यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होएगा 10, और मैंने बोल दिया यहाँ 0 है तो मुद्दा ये इसके अक्रॉस 10 वोल्ट मेंटेन रखती है। इसलिए आपने कभी कोई बैटरी खरीदी हो, देखा हो, तो उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, करंट नहीं लिखा रहता, वोल्टेज लिखा रहता है। इज दिस ओके? चार्ज भी लिखा रहता है उस पर, लोग पढ़ते नहीं है, मिली एम्पियर आवर लिखा रहता है, दैट चार्ज एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है? बट साथ में एक छोटी सी चीज़ और होती है, ये ठीक है अपन ने 10वीं में इस तरह की बैटरियाँ पढ़ी होंगी, थोड़ा यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट है। यहाँ से यहाँ तक कोई सुपर कंडक्टर तो है नहीं कि है? इसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा ही से यहाँ से यहाँ तक जो करंट जा रहा है। तो हमें बैटरी बनानी चाहिए थी कुछ कुछ ऐसी, समझ रहे क्या मेरी बात? कि एक रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में भी है। इज दिस ओके? परंतु हम लोग क्योंकि प्रिंटिंग में तकलीफ होती है, इसलिए पुराने ज़माने से लोग ऐसे रेजिस्टेंस R बनाते हैं छोटा बैटरी के साथ, और इसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये होता क्या है? बैटरी के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, राइट? लेकिन बनाते कहाँ है? साइड में। तो कोई गधा कल से मत आ जाना बोलने के लिए सर देखो मैंने बचा लिए पैसे, नहीं से पैसे बच जाएंगे, नहीं बताता हूँ क्यों। इस तरह का सर्किट संभव नहीं है, क्योंकि R कहाँ होता है? टर्मिनल्स के बीच में। इज दिस ओके? इससे जो है ईएमएफ की एक बड़ी पॉपुलर डेफिनेशन लोग कहते थे, वो भी दुनिया में चलती है। पॉपुलर डेफिनेशन है वो, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है लॉजिकली, जो बोलती है कि ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली इस केस में यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे तो E माइनस आई आर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ईएमएफ तो अभी भी वही फोर्स है जिसने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया था, पर जब नापने जाओगे तो रेजिस्टेंस की वजह से भी एक ड्रॉप हो जाएगा ना, ऑलराइट? तो इसलिए कई लोग ईएमएफ की डेफिनेशन ये बोल देते हैं, हालांकि आई डिसएग्री, इसको डेफिनेशन नहीं बोलना चाहिए। ईएमएफ इज मेजर्ड ओनली व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू बैटरी, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा। या मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट इज रिप्रेजेंट्स ईएमएफ, ऐसा भी आप कह सकते हैं, बट दैट्स नॉट व्हाट ईएमएफ इज। यदि अपन इसको ये डेफिनेशन मान के बैठ जाएंगे तो इट इज लाइक डिफाइनिंग दैट फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज जस्ट रिवर्स्ड। फोर्स इज कॉज ड्यू टू फील्ड। बेचारे माइकल फ्रेडे का नाम ही इसलिए, मैक्सवेल ने सारा काम ही ये किया, उसी के ऊपर आइंस्टीन ने बिल्डअप किया, और यदि हमने फील्ड को उठा के उल्टा कर दिया। इट इज हाउ यू मेजर फील्ड, मेजरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज, राइट? तो ईएमएफ को मेजर कैसे करते हैं? बाय मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी
व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन बैटरी, क्योंकि तभी होएगा ना ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। ठीक है, और वोल्टेज में नापते हैं इसको, ठीक है, वी मेजर इट इन वोल्ट। कोई डाउट्स यहां तक? तो यदि अपन सोचे तो बैटरी क्या कर रही है एक बार, इट इज एक्टिंग लाइक अ पंप, इट इज नॉट सप्लाइंग चार्ज, क्योंकि आप देखेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन ले रही है, उधर इलेक्ट्रॉन दे रही है। पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से सोचे तो यहां से कम पोटेंशियल पे चार्ज उठाया, हायर पोटेंशियल पे सप्लाई कर दिया, जस्ट लाइक अ पंप। यदि एक 300 फुट गहरी जगह कुएं से अपन पानी निकालते हैं तो पंप इज नॉट सप्लायर ऑफ वाटर, वो सिर्फ वो 300 फुट का पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई कर देता है उसको नीचे से ऊपर लाने का। यही काम बैटरी भी कर रही है, लोअर पोटेंशियल पे चार्ज लिया, हायर पोटेंशियल पे सप्लाई कर दिया, आगे दे दिया, दैट्स ऑल। राइट, यदि आप देखेंगे बैटरी कितना वर्क कर रही है पर यूनिट टाइम, पावर सप्लाइड, तो साफ साफ दिखेगा E इंटू आई, अज्यूमिंग नो इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ इतना वर्क कर रहा है, राइट। E इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, अभी तो निकाला था। अरे यार, फिर आई डेल्टा टी लिख के E लिख के डिवाइड कौन करेगा, राइट। सो बैटरी इस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रही है।